गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 9वां अध्याय, जिसका नाम है पानी रे अजब तेरी कहानी। प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जिसमें हमने निकिता के सपने को जाना था। साथ ही साथ निकिता के सपने के आधार पे हमने ये जानकारियाँ प्राप्त की थी कि जो पानी का रंग है वो कौन सा होता है। हम कह सकते हैं ना कि पानी का कोई भी रंग नहीं होता, यानी पानी रंगहीन होता है। बच्चों, पिछले अध्याय के पिछले भाग में हमने ये जानकारियाँ प्राप्त कर ली कि पानी रंगहीन है। तो अब हम इस भाग में आगे बढ़ते हैं निकिता के सपने पे और देखते हैं पानी के और कौन कौन से गुणों के बारे में हमें जानकारी मिलने वाली है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं पानी के और गुणों के साथ में। देखो बच्चों, निकिता ने अपने दोस्तों को बताया था कि पानी खट्टा भी था और मीठा भी था। यानी बच्चों, हम ये समझ पा रहे हैं कि आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं पानी के स्वाद के बारे में। यानी बच्चों, हमने रंग के बारे में चर्चा की कि पानी का रंग कैसा था। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पानी का स्वाद कैसा होता है, उसका टेस्ट यानी स्वाद कैसा होगा। तो जब निकिता ने अपने दोस्तों को बताया कि पानी वहाँ पे अलग अलग रंगों का था, साथ ही साथ पानी कुछ खट्टा पानी भी था और कुछ मीठा पानी भी था, तो बच्चों ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी के इतने सारे स्वाद होंगे, या पानी के स्वाद को हम कैसे जान सकते हैं। इसके लिए चलो हम कुछ आसान से प्रयोग करके देखते हैं, जिन्हें हमें कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली, वो आसान सी सामग्री से पूरे हो जाएंगे। तो चलो बच्चों, हम करते हैं पानी के स्वाद का पता। देखो, हमें क्या करना है, पानी में नींबू का रस मिलाना है। सबसे पहले हमें खट्टे खट्टे नींबू को पानी में मिलाना है, यानी उसके रस को पानी के अंदर डालेंगे और फिर हमें इसका टेस्ट करना है, यानी इसका स्वाद का पता करना है और हमें इसका स्वाद कैसा लगा। बच्चों, जब हमने ये प्रयोग किया तो हमें पानी का स्वाद कुछ खट्टा सा लगा, यानी हम कह सकते हैं जो पानी का टेस्ट था वो अब खट्टा हो गया है। अब इसके बाद में बच्चों हम दूसरा प्रयोग करते हैं आसान सा। तो देखो बच्चों, अब हम पानी के जो साफ पानी है गिलास में थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। अब की बार बच्चों हमने नमक मिलाया और अब जब हम इसको टेस्ट करेंगे, पानी के स्वाद का पता करेंगे, तो ये हमें थोड़ा नमकीन सा लगेगा, यानी जिसमें नमक की मात्रा होगी। यानी बच्चों, नींबू मिलाने पे खट्टा पानी और नमक मिलाने पे थोड़ा नमकीन पानी। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रयोग में और अब की बार हम इसमें ना नींबू मिलाएंगे ना नमक मिलाएंगे। अब की बार हम इसमें मिलाने वाले हैं शक्कर, और जब हमने इसको टेस्ट किया तो ये हमें लगा मीठा। यानी बच्चों, इतने प्रयोग से हम ये समझ तो बना पा रहे हैं ना कि पानी में हम जब नींबू डालते हैं, यानी नींबू का खट्टेपन का असर पानी के अंदर आता है। जब नमक डालते हैं तो उसका जो नमक वाला नमकीन स्वाद है वो हमें महसूस होता है, और जब शक्कर डालते हैं तो शक्कर का जो मीठेपन का गुण है वो पानी के अंदर आ जाता है। तो बच्चों, इस आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, तो फिर उसमें जो मिलाओ उसका स्वाद वैसा हो जाता है। कैसे? जैसे हमने जब नींबू डाला तो नींबू के स्वाद के जैसा पानी महसूस होने लग गया, और जब हमने उसमें नमक डाला तो नमक वाला स्वाद आने लग गया, और जब हमने उसमें शक्कर या चीनी मिलाई तो हमें मीठा स्वाद आने लग गया। तो बच्चों, निष्कर्ष के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि पानी का कोई भी स्वाद नहीं होता, वो गंधहीन या स्वादहीन भी होता है। हम क्या कह सकते हैं? पानी स्वादहीन है। यानी बच्चों, हम कह सकते हैं कि पानी स्वादहीन होता है, यानी पानी में किसी भी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होता। उसमें जिस प्रकार के स्वाद की वस्तु मिलाई जाती है, पानी उसी के स्वाद का हमें महसूस होने लग जाता है। इसीलिए सपने में भी जब अलग अलग स्वाद वाले पानी को निकिता ने टेस्ट किया होगा तो हो सकता है उनमें अलग अलग प्रकार की सामग्री मिली हुई होगी। बच्चों, हमने पानी के स्वाद के बारे में जाना, तो चलो अब हम पानी के जो और गुण हैं उनके बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों, पानी के अन्य गुणों में अब बच्चों के साथ निकिता बातें कर रही है, उनको अपना सपना सुना रही है। वो आगे आगे पूछते हैं, और तुमने सपने में क्या क्या देखा, हमें भी बताओ। तो देखो, निकिता कहती है, बच्चे फिर निकिता से पूछने लगे कि पानी ने उसे और क्या क्या बातें की।
सब एक्साइटेड थे, सब ये जानना चाहते थे कि जब पानी ने ये बताया कि उसके इतने सारे रंग हैं, इतना सारा स्वाद है, तो आगे पानी ने निकिता को क्या कहा, इन सब के बारे में भी वो बच्चे जानना चाहते थे। तो निकिता बोलती है, पानी ने मुझसे कहा कि मैं जब चाहूँ तब गायब हो सकता हूँ और जब चाहूँ तब प्रकट भी हो सकता हूँ। और यहाँ हम देख पा रहे हैं पानी को जो निकिता से बातें करते हुए बता रहा है कि मेरे अंदर ये गुण भी है कि जहाँ मैं कई रंगों का हूँ, जहाँ मैं कई स्वादों का हूँ, वहीं पर मैं गायब भी हो सकता हूँ और प्रकट भी हो सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कैसे हो सकता है? पानी गायब कैसे हो सकता है? पानी प्रकट कैसे हो सकता है? इन सबको हम भी तो जाने कि ये पानी है क्या चीज़, ये पानी के कौन कौन से गुण हैं। तो देखो बच्चों, फिर आगे पानी क्या कह रहा है, आगे देखो बच्चों, पानी ने ये और कहा साथ ही साथ में कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे अंदर काफ़ी सारी ताकत है। यहाँ देख पा रहे हैं ना ताकतवर पानी को। और साथ ही साथ पानी कहता है कभी कभी मैं बहुत कठोर भी हो जाता हूँ। कठोर कैसे होगा? पानी तो कितना मुलायम सा, सॉफ्ट सा होता है, वो बिल्कुल हमारे हाथों में तरल सा महसूस होता है। फिर पानी कठोर कैसे हो जाता है? यानी बहुत कठोर हो जाता है, सॉलिड में बदल जाता है, ऐसा कैसे होता होगा? तो चलो बच्चों, हम सब भी अब जानकारियाँ प्राप्त करते हैं कि ये क्या क्या कारण हैं, या ये कौन कौन से गुण हैं जिनके कारण पानी गायब भी होता है, प्रकट भी हो जाता है, वो इतना ताकतवर कहा गया है और साथ ही साथ वो कठोर भी हो सकता है। तो चलो इन सभी ताकतों को, इन सभी गुणों को जानते हैं पानी के कुछ आसान से प्रयोगों के आधार पे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं प्रयोग। देखो बच्चों, गायब हुआ पानी, यानी पानी कैसे गायब होगा, वो कौन से कारक हैं जिनके कारण पानी को गायब होना पड़ता है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, गायब हुआ पानी में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए गर्मी का असर। गर्मी का असर, जब भी पानी पर गर्मी का असर पड़ता है तो पानी गायब हो जाता है। ऐसा कैसे? हम कैसे माने पानी गायब होता है? इसके लिए हमें कुछ प्रयोग करने होंगे ना, तभी हम मान सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम शुरू करते हैं पहला हमारा प्रयोग, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि गर्मी का पानी पर क्या असर होता है। क्या गर्मी के असर से पानी गायब हो सकता है? तो देखो प्रयोग में हमें क्या करना है। सबसे पहले हम 2 ग्लास लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने 2 ग्लास ले लिए। उसके बाद में हमें क्या करना है, इनमें समान ऊंचाई तक पानी को भरना है। यानी बच्चों, दोनों ग्लासों में हमें बराबर बराबर पानी लेना है। और यहाँ पे हम 2 ग्लास भी ले चुके हैं और उनमें बराबर बराबर पानी भी ले चुके हैं, दिख रहे हैं ना सभी को। तो अब इसके आगे हमें क्या करना है प्रयोग में, हम बच्चों अब क्या करेंगे, एक ग्लास को रखेंगे छाया में और एक को रखेंगे धूप में। अब बच्चों, जैसे हमने इस ग्लास को तो रख दिया सूर्य के प्रकाश यानी धूप में, और इस वाले ग्लास को हमने रख दिया छाया के अंदर। जब बच्चों 2 दिन के बाद में हम दोनों ग्लासों को देखेंगे तो हमें उनमें क्या क्या अंतर दिखाई देता है। वैसे हम जब यहाँ देख पा रहे हैं तो आप भी देख पा रहे हो ना कि हमें पता चल पा रहा है कि जो सूर्य की रोशनी यानी धूप में रखा हुआ ग्लास है उसका पानी थोड़ा कम नज़र आ रहा है, जबकि छाया वाला जो ग्लास है उसके पानी में अभी कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। बच्चों, यानी हम देखने पे ये पता कर पा रहे हैं कि दोनों ग्लासों की जो जल की मात्रा है वो अलग अलग हो चुकी है। जबकि आपको याद होगा प्रयोग शुरू करते समय हमने दोनों ग्लासों में समान मात्रा में पानी डाला था। अब ऐसा कैसे हुआ या क्या क्या कारण हुए, इनको हम जानते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के माध्यम से। देखो बच्चों, दोनों ग्लासों के पानी में क्या अंतर आया। जब हमने बच्चों दोनों ग्लासों को देखा तो हम यहाँ देख पा रहे हैं जहाँ पहले ग्लास में हमें पानी कम दिख रहा है, जबकि दूसरे ग्लास में हम देखते हैं जो छाया में था वो ग्लास पानी में उसकी मात्रा वैसे की वैसी है जैसी प्रयोग के शुरू के समय हमने रखी थी। यानी 2 दिन के बाद भी छाया में रखे पानी की मात्रा में कोई कमी नहीं आई है। तो हमसे यहाँ पूछा है कि दोनों गिलासों के पानी में क्या अंतर आया, तो हम क्या लिखेंगे, धूप में रखे गिलास का पानी छाया में रखे गिलास के पानी से कम हो गया है। हो गया ना कम, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कितनी आसानी से लिखा है। अब आगे प्रयोग के आधार पे हमसे अगला प्रश्न क्या पूछा है, देखो, धूप में रखे गिलास का पानी कम क्यों हो गया है, ऐसा क्या कारण है कि धूप में आपने गिलास रखा उसका पानी कम हो गया। बच्चों, इस सवाल के जवाब को जानने से पहले मैं चाहता हूं कि हम कुछ आसान सी जानकारियां प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, जो सूर्य की गर्मी होती है उसके कारण
पानी होता है वो भाप का रूप ले लेता है, यानी वाष्प बन जाता है, और ये वाष्प बनकर के वायुमंडल की ओर अग्रेसित हो जाता है, यानी उसकी तरफ जाने लगता है। और चलती हुई वायु के साथ ये भाप की बूंदें होती हैं या भाप होती है वो वायु में समाहित हो जाती है। इसी कारण जो जल का स्तर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। प्यारे बच्चों, जब हमने ग्लास को धूप में रखा तो सूर्य की गर्मी से प्राप्त ताप के कारण जो जल था वो भाप बन गया, और इसी कारण से जब 2 दिन बाद में हमने ग्लास को देखा तो हमने पाया कि उस ग्लास में जो जल की मात्रा है वो कम हो गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसलिए लिख सकते हैं कि धूप में रखे गिलास का कुछ पानी धूप की गर्मी के कारण भाप बन करके उड़ गया। तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सूर्य की गर्मी के कारण पानी भाप बन करके उड़ गया है या वातावरण में समाहित हो गया है, जिसके कारण ग्लास का पानी कम हो गया है। तो बच्चों हमने ये तो जाना कि गर्मी के असर के कारण पानी गायब हो जाता है, यानी पानी भाप बन करके उड़ जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण भी जो पानी है वो गायब होता है? तो देखो अगला कारण है फैलाव का असर। फैलाव का असर मतलब बच्चों जितना ज़्यादा फैलाव होगा उसका पानी पर क्या असर पड़ने वाला है, उसी के ऊपर आधारित है हमारा ये प्रयोग। तो एक बार प्रयोग करते हैं फिर समझते हैं कि फैलाव का पानी पर गायब होने की जो क्रिया है उस पर क्या असर पड़ता है। तो देखो इस प्रयोग के लिए हमें क्या करना है, एक ग्लास लेना है, एक कटोरी और एक थाली लेंगे। बच्चों ये तीनों हमने ले ली। कौन कौन सी? एक ग्लास लिया, एक कटोरी ली और एक थाली ले ली है। अब हमें क्या करना है, तीनों में एक समान मात्रा में पानी, मतलब बच्चों जितना हम गिलास में डालेंगे उतना ही हमें कटोरी में और उतना ही हमें थाली में डालना है। तीनों में एक समान पानी डालना है, वो भी कम मात्रा में। जैसे उदाहरण के लिए हम तीनों में 3 से 4 चम्मच पानी डाल देते हैं। यहाँ हमने ग्लास में देखा आपने 3 से 4 चम्मच पानी डाला है, यहाँ हमने कटोरी में भी उतना ही पानी और प्लेट में भी यानी थाली में भी हमने उतना ही पानी डाला है। अब बच्चों जब हमने ये प्रक्रिया कर ली, इसको डालने के बाद में पानी को डाल करके हम इन तीनों बर्तनों को समान धूप वाले स्थान पर रख देंगे। जहाँ पिछले प्रयोग में हमने एक ग्लास को छाया में रखा, एक को धूप में रखा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों ही बर्तन को जिनमें समान पानी है और अलग अलग जिनके आकार हैं, इन तीनों बर्तनों को धूप में रख देंगे। और बच्चों कुछ घंटों के बाद में हम इन्हें देखेंगे। जब बच्चों कुछ घंटों के बाद में हम इन्हें देखते हैं तो हमें इनमें आपस में कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। जब भी आप ये प्रयोग करेंगे, क्योंकि बच्चों ग्लास, कटोरी, थाली ऐसे वस्तुएं हैं जो प्रयोग करने के लिए हमें घर पे आसानी से मिल जाएंगी, तो आप सब भी इस प्रयोग को करेंगे और उसके बाद में आप इनमें क्या क्या अंतर देखेंगे वो आप खुद से समझ पाएंगे कि हमने जब ये प्रयोग किया तो पानी की जो मात्रा है उसमें क्या क्या अंतर देखा। तो चलो एक बार इसी प्रयोग पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं और फिर से चर्चा करेंगे इस प्रयोग पे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जब हम इन बर्तनों को कुछ घंटों के बाद में देखते हैं तो हमें सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है, इस आधार पे किस बर्तन में पानी सबसे ज़्यादा कम हो गया। यानी जो ये तीनों बर्तन हैं, जब आपने इनको धूप में रखा और फिर कुछ घंटों के बाद में इन्हें देखा तो आप ये बताइए कि इनमें से किस बर्तन में पानी सबसे कम हो गया। बच्चों जब ये प्रयोग मैंने किया और मैंने जब कुछ घंटों के बाद में इन तीनों बर्तनों को देखा तो मुझे पता चला कि जो थाली है उसमें सबसे ज़्यादा कम पानी हो गया है। यानी बच्चों ग्लास और कटोरी की तुलना में पानी की मात्रा अब थाली में कम हो चुकी थी। यानी हम कह सकते हैं थाली का पानी सूर्य की गर्मी के कारण भाप बनकर उड़ चुका था। और इसके बाद में आगे मुझे क्या पता चला, किस बर्तन में पानी सबसे पहले कम हुआ। तो बच्चों सबसे पहले कम पानी थाली में ही हुआ। जब मैंने ये प्रयोग किया तो मुझे पता चला कि सबसे पहले थाली का पानी ही कम हुआ है। तो मैं यहाँ लिखूँगा थाली में सबसे पहले पानी कम हुआ। और उसके बाद में बच्चों देखो किस बर्तन का पानी सबसे कम सूखा। यानी जहाँ हमने प्रयोग के आधार पर ये जानकारी प्राप्त की कि जो थाली है उसका पानी सबसे ज़्यादा सूख रहा है, परंतु बच्चों जो ग्लास था, जब मैंने ग्लास को देखा तो उसका पानी सबसे कम सूखा था। यानी कि ग्लास में पानी की मात्रा में कमी तो हुई
परंतु कटोरी और थाली की तुलना में उसमें पानी की मात्रा में कमी हुई। तो बच्चों इन प्रयोग के आधार पे हम क्या पता कर पाए? हम ये पता कर पाए कि देखो, जहां हमने देखा कि गिलास का जो फैलाव था पानी का वो इतना सा था, देखा ना हमने गिलास में। जब हमने कटोरी को देखा तो हमें पता चला उसका फैलाव गिलास की तुलना में थोड़ा ज़्यादा था, परंतु जब हमने थाली को देखा बच्चों तो हमें पता चला कि थाली में जो पानी का फैलाव था वो ग्लास और कटोरी की तुलना में ज़्यादा था। जब सूर्य का प्रकाश इन तीनों पे पड़ा, सूर्य की गर्मी के कारण जब इनका पानी गर्म हुआ तो भाप बनने में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा भाप बनेगी थाली की, उसके बाद में नंबर 2 पे आएगी कटोरी और नंबर 3 पे आएगा ग्लास। तो बच्चों इस आधार पे हम क्या समझ बना पाए? इस आधार पे हम ये समझ बना पाए कि जो जितना ज़्यादा फैलाव वाले एरिया में है, यानी जिस बर्तन का जितना ज़्यादा फैलाव है या जिस पानी का जितना अधिक फैलाव होगा, उसका वाष्पीकरण या भाप बनने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा होगी। इसी कारण थाली का पानी जल्दी से वाष्प बनकर जल्दी या शीघ्र मात्रा में उड़ गया, जबकि कटोरी का पानी थाली की तुलना में कम और गिलास का पानी दोनों की तुलना में सबसे कम उड़ा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पानी के गायब होने में फैलाव का बहुत बड़ा रोल होता है। पानी जितना ज़्यादा फैला हुआ होगा उतना ही ज़्यादा वो भाप बन करके उड़ेगा। और बच्चों हमने ये तो जानकारी प्राप्त कर ली कि गर्मी का असर भी पानी पे होता है और फैलाव का असर भी पानी पर होता है, जिसके कारण इन दोनों परिस्थितियों का उपयोग करते हुए पानी भाप में परिवर्तित हो करके अपने मूल स्थान से गायब हो जाता है। तो हो गया ना पानी गायब। तो बच्चों हमने जाना पानी कैसे गायब होता है। और आगे देखो, इसके अलावा एक प्रश्न और है, हमसे पूछा गया कि इस बर्तन में पानी सूखने में सबसे ज़्यादा समय क्यों लगा। जैसा कि बच्चों मैंने आपको अभी समझाया कि जिस क्षेत्र का फैलाव जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर वाष्पीकरण या भाप बनने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि ग्लास में पानी सूखने में सबसे ज़्यादा समय लगा, क्यों? क्योंकि बच्चों हम कह सकते हैं इसका फैलाव कम होने से सूर्य की गर्मी का प्रभाव सबसे कम पड़ेगा। मैंने बताया था ना, ग्लास का फैलाव कम है, इस कारण उसमें सूर्य की गर्मी कम लगेगी और इसी वजह से वहाँ पर जो वाष्पीकरण होने की जो प्रक्रिया है यानी भाप बनने की जो प्रक्रिया है वो कम होगी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ग्लास में जो पानी सूखने में सबसे ज़्यादा समय लगने वाला है, यानी उसका पानी सबसे ज़्यादा समय में भाप बनेगा और सूखेगा। तो देखा बच्चों, इस प्रयोग के आधार पे हमने कितने आसानी से ये समझ बना ली कि गर्मी का असर और फैलाव का असर वो मुख्य कारण हैं जिनके कारण पानी भाप बन करके अपने मूल रूप से गायब हो जाता है। तो बच्चों हमने ये तो जान लिया कि पानी कैसे गायब हुआ, या हमने जाना कुछ भाप के बारे में कि भाप क्या होती है और गर्मी का पानी पर क्या असर पड़ता है। तो चलो और कुछ सामान्य सी जानकारियों के आधार पे हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। बच्चों जहां हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली कि जो सूर्य का ताप है या सूर्य की गर्मी है वो पानी को गायब होने में या पानी को भाप में बदलने में अपना मुख्य भूमिका रखती है। तो बच्चों इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं? इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि सूर्य की गर्मी जहाँ पे होगी वो और फैला हुआ पानी जल्दी से सूखता है, यानी फैलाव वो कारण है जिसके कारण पानी जल्दी से सूख जाता है। तो बच्चों हमने ये तो जाना कि फैलाव के कारण पानी सूखता है, परंतु इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए क्या हमारे पास में और कोई तरीका है या और कोई उदाहरण है? तो बच्चों आप जो अब उदाहरण हम देखने वाले हैं उसको हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ाना देखते हैं, और वो क्या है? कपड़े सुखाना। आपने बच्चों कपड़े सूखते हुए देखे होंगे, नहीं देखे तो यहाँ देखिए। वैसे हम सब देखते हैं क्योंकि ये हमारे दैनिक कार्यों का ही एक अंग है। नहाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, खाना खाना, वो सब हमारे दैनिक कार्य होते हैं। तो बच्चों कपड़ों को हम सुखाते भी हैं, तो कहाँ कहाँ सुखाते हैं? चाहे वो छत हो या बालकनी हो, खुली धूप में तार पर, है ना, तार बांध करके उस पर भी कपड़े सुखाए जाते हैं।
ऐसा क्यों किया जाता है बच्चों? कभी सोचा है आपने कि कपड़ों को हम कमरे के अंदर क्यों नहीं सुखा पाते? कपड़ों को हम बाहर ही क्यों सुखाते हैं? जहाँ धूप आती है वहीं क्यों सुखाते हैं? तो चलो इसके बारे में भी पता करते हैं कि कपड़े हम बाहर ही क्यों सुखाते हैं। तो आओ पता करें। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कपड़े कहाँ पर सुखाते हैं। तो जैसा मैंने हमको बताया कि हम कपड़े या तो छत पर सुखाते हैं या फिर बालकनी में सुखाते हैं, देखा होगा ना आपने। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं कपड़ों पे। तो देखो बच्चों, आगे हमसे पूछा है कि कपड़े पूरे फैलाकर सुखाने पर वो जल्दी क्यों सूखते हैं। यानी बच्चों, आपने देखा होगा अगर हम कपड़ों को इकट्ठा कर गीले कपड़ों को इकट्ठा करके और यूं ही रख दें कोने में, तो क्या वो शाम तक भी सूखेंगे? नहीं सूखते ना। ऐसा क्यों होता है? जबकि हम उन्हें अगर खुला करके फैला करके तार पर या बालकनी में धूप में सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों? तो जो हमारा ये प्रश्न है वो इसी पर आधारित है कि अगर कपड़ों को पूरा फैलाकर सुखाते हैं तो वो जल्दी क्यों सूख जाते हैं। तो देखो हम क्या कह सकते हैं कि कपड़े पूरे फैलाकर सुखाने पर जल्दी सूखते हैं क्योंकि उन पर जो धूप है वो अधिक मात्रा में लगती है। कैसे? देखो बच्चों, जैसे हमने ये कोई कपड़ा है जिसको इकट्ठा करके सुखा दिया, अब सूर्य की धूप होगी, वो कैसे लगेगी? बस यहाँ पे इसी भाग पर लग पाएगी, यानी ये भाग तो सूख जाएगा, परंतु जो पीछे वाले भाग हैं वो नहीं सूख पाएंगे। और इसकी तुलना में अगर बच्चों हमने कपड़ों को फैला करके सुखा दिया तो अब सूर्य की जो धूप होगी वो आराम से इस पूरे कपड़े पे लग सकती है और हम कह सकते हैं कि कपड़े को फैलाकर सुखाने पर कपड़े जल्दी सूखते हैं। यहाँ हम देख भी पा रहे हैं जो इकट्ठे कपड़े होंगे वो लेट सूखेंगे, जबकि कपड़ों को फैलाकर सुखाने पर उन पर धूप अधिक लगती है जिसके कारण वो जल्दी सूख जाते हैं। और कपड़ों को सुखाने में हमें क्या क्या ध्यान रखना है? तो देखो बच्चों, आगे हमसे पूछा है कि सर्दी में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं। चलो हमने फैलाकर भी सुखा दिया, परंतु सर्दी के मौसम में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं? तो देखो बच्चों, इसका आंसर होगा कि सर्दी में सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। यानी बच्चों, जब हम बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो हम जानेंगे दक्षिणायन और उत्तरायण स्थिति के बारे में, जिनमें सूर्य की जो स्थिति है वो बदलती है। इसी कारण जब सर्दी की ऋतु आती है तो जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी हो जाती हैं और उनका तिरछेपन के कारण उनमें जो गर्मी होती है वो थोड़ी कम मात्रा में मिल पाती है। इसी वजह से बच्चों, सर्दी में जो कपड़े हैं अगर हम उन्हें फैला करके भी सुखाते हैं तो ग्रीष्म ऋतु या गर्मी की ऋतु की तुलना में सर्दी की ऋतु में उन्हें सूखने में अधिक समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि सर्दी में सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण उनमें गर्मी कम होती है, इसलिए सर्दी में कपड़े देर से सूखते हैं। बच्चों, हमने ये तो देख लिया कि कपड़े सूख चुके हैं, पर आपके मन में एक विचार नहीं आया कि कपड़े सूख गए, गर्मी से सूख चुके, परंतु जो कपड़ों का पानी था वो कहाँ गया? तो हमारा अगला प्रश्न है, जब कपड़े सूख जाते हैं तो पानी कहाँ जाता है? यानी वो कपड़ों का पानी गया कहाँ, कहाँ गायब हो गया? तो देखो बच्चों, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? जब कपड़े सूख जाते हैं तो कपड़ों का पानी बाष्प या भाप बन करके वायुमंडल में चला जाता है। और प्यारे बच्चों, ये भाप क्या क्या काम करती है, या ये वाष्प है, इसमें कितनी शक्ति होती है, ये पानी ताकतवर कैसे हो जाता है, ये कठोर कैसे बन जाता है, और जो ये वायुमंडल में भाप चली गई है अब ये क्या क्या काम करने वाली है, इसके बारे में हम जानेंगे पाठ के अगले भाग में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में हमने जानकारी प्राप्त की पानी के गायब होने के गुण, यानी पानी पर गर्मी का क्या असर होता है और पानी पर फैलाव का क्या असर होता है। इन सब के बारे में हमने कुछ आसान से प्रयोग के आधार में हमारी समझ को विकसित किया है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।